लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो डियर स्टूडेंट, एलबीएस कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आलोक सिंह राजपूत एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में ही हम लोगों ने इस बात को समझा है कि ये जो सीरीज हो रही है लेक्चर की, ये विशेष तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में हो रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं में लाइफ साइंस से रिलेटेड कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका एक्सप्लेनेशन हम किस तरीके से समझेंगे, चलिए देखते हैं। आज जो क्वेश्चंस लिए हैं हमने उनको उठाते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है और उसका क्या नाम है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, उसका उत्तर भी दिया गया है कि कहीं ना कहीं किडनी में होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का जमावड़ा करता है या जमाव करता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है और मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, तो उस X अम्ल का नाम क्या है। तो चलिए स्टूडेंट, सभी इन प्रश्नों को हम एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली इनका एक्सप्लेनेशन क्या होना है। उदाहरण के तौर पर सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया था, प्रश्न था प्रश्न था कि एक्चुअली रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है और उसका उत्तर भी दिया गया है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा या आयरन होती है। इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं हम लोग कि यदि बाय द वे हम ब्लड की बात करते हैं, ब्लड जिसे हिंदी में हम लोग रक्त कहते हैं, ये बात सभी लोग जानते हैं कि ब्लड में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे हम लाल रक्त कोशिका कहते हैं, जिसका आकार गोलाकार होता है, जो कि चित्र के माध्यम से भी देखने में समझ आ रही है। ये सभी विद्यार्थियों को मालूम होना चाहिए कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इसमें एक विशेष प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के कारण ही जो आरबीसी होती है, इसका कलर रेड दिखाई देता है। लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट थिंग है कि हीमोग्लोबिन जो वर्ड है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर फर्स्ट है हिम एंड सेकंड वन इज ग्लोबिन। तो यहां पर हिम का मतलब आयरन होता है और ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन होता है। सो डियर स्टूडेंट, ये बात क्लियर हो जाती है कि यदि आरबीसी की नॉर्मल संख्या को मेंटेन करना है, या ये कह लें कि यदि हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या को बनाए रखना है, रक्त को प्रॉपर तरीके से बनाए रखना है, तो हमें आयरन और प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो यहां पर दो प्रश्न क्लियर होते हैं। नंबर फर्स्ट तो ये कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, आयरन है। और अगर बाय द वे हम इस बात को लेकर चलें कि लाल रक्त कोशिका का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन ये रेड दिखाई देती है। हीमोग्लोबिन दो प्रकार के एलिमेंट के माध्यम से मिलकर बना हुआ है, हिम एंड ग्लोबिन। हिम का मतलब आयरन होता है और ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला जो प्रश्न पूछा है कि रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है, इस प्रश्न को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। उत्तर दिया हुआ है, रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। एक किडनी का डायग्राम दिया हुआ है और ये हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किडनी की जो आकृति होती है, कहीं ना कहीं सेम के बीज की तरह यह दिखाई देता है। मानव शरीर के अंदर किडनी की संख्या 2 है, या यह भी बोला जा सकता है कि एक जोड़े किडनी के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन एक्चुअली ब्लड का जो शुद्धिकरण हो रहा है वो किडनी के अंदर भी कोई करता है, जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। सो लाइक व्हाट, किडनी में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जा रही है जिसे हम नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। और स्टूडेंट, मैं आपको ये बता दूं कि एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख की संख्या में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। अगर हम नेफ्रॉन की संरचना की बात करें, जो कि यहां पर दिया हुआ भी है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। और बिलीव करें कि ये हमारे घर में जो
चाय को छानने के लिए हम लोग छन्नी यूज करते हैं, कुछ उस प्रकार की इसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। लाइक व्हाट, कि जो अशुद्धियां नेफ्रॉन तक आती है ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से, उसको ये फिल्टर कर कर यूरिन में डालने का काम करता है। मैं यहां पर यह भी क्लियर कर दूं कि एक्चुअली रक्त के अंदर जब हम बात करते हैं शुद्धिकरण की, तो अशुद्धियां किस फॉर्म में होती हैं? तो ब्लड के अंदर अशुद्धियां यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड के फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, कितने रूप होते हैं अशुद्धियों के? 3 रूपों में समझ सकते हैं आप, यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड के फॉर्म में कहीं ना कहीं अशुद्धियां पाई जाती हैं। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर भी कहीं ना कहीं निकाल लिया हम लोगों ने कि रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है? किडनी में होता है, और एक्चुअली किडनी के अंदर नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? ऑब्वियस सी बात है, छोटी आंत, छोटी सी कक्षाओं से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 8वीं 9वीं से, कि एक्चुअली ब्लड में जो आवश्यक तत्व होते हैं, जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, इन सभी आवश्यक तत्वों को छोटी आंत के माध्यम से कहीं ना कहीं रक्त में मिलाया जाता है, और रक्त उन सभी आवश्यक पदार्थों को पूरे शरीर में बांटने का काम करता है। लेकिन इसकी जो डेप्थ है, इसकी जो कहना चाहिए कि इसका जो डीप नॉलेज है, कि एक्चुअली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, या ये कह लें कि जो छोटी आंत है, उस छोटी आंत की संरचना आपने पढ़ रखा है कि कुछ सर्पिलाकार होती है, राइट? कुछ सर्पिलाकार होती है, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कह रहे हैं। अगर इस स्मॉल इंटेस्टाइन का सेक्शन किया जाए, काटा जाए, और अगर उसकी स्टडी की जाए, तो आप देखेंगे कि इसमें बड़े बड़े उंगलियों के प्रवर्ध समान संरचनाएं पाई जाती हैं, और उन्हें हम विलाय के माध्यम से समझते हैं, VILLI। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है विलाय, जिसे हिंदी में हम सूक्ष्मांकुर भी कहते हैं। और ये वही सूक्ष्मांकुर हैं जो आवश्यक जो पदार्थ हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सभी आवश्यक पदार्थों को अवशोषित करके कहीं ना कहीं रक्त में मिलाने का कार्य करते हैं। तो जो विलाय होते हैं, जिसे हम कहीं ना कहीं सूक्ष्मांकुर कह रहे हैं हिंदी में, सूक्ष्मांकुर सभी आवश्यक पदार्थों को अवशोषित करता है और रक्त में मिलाने का कार्य करता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। सो हम उन प्रश्नों की बात कर रहे हैं जो लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और छोटे छोटे से उनके उत्तर होते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम उसकी कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं, हम उनका विवरण चेक कर रहे हैं कि किस तरीके से हम उनका उत्तर दे पाएंगे। सो अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है, वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का काम करता है? देखिए, सामान्य तौर पर अगर हम इसको कंपेयर कर लें प्लांट के माध्यम से, आपने प्लांट के बारे में पढ़ा होगा कि सामान्य तौर पर प्लांट में जो पत्तियां होती हैं, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, वो सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ग्लूकोज का निर्माण करता है। लेकिन शाम के समय में जैसे ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ऑफ होती है, ये ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक प्रश्न ये भी कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पादपों में ग्लूकोज किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा स्टार्च के रूप में स्टोर किया जाता है। अगर हम मनुष्यों की बात करते हैं कि मनुष्यों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्टोर किया जाता है, सो डियर स्टूडेंट, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। लाइक व्हाट, जो ग्लूकोज है वो किस में परिवर्तित हो रहा है? ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित हो रहा है। और कौन स्टोर कर रहा है इसको लीवर स्टोर करता है, यकृत स्टोर करता है। एक और इसमें मैं प्रश्न जोड़ देता हूं, यह भी प्रश्न पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताएं। सो सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? लीवर है। एक और प्रश्न इसमें अगर हम जोड़ें कि एक्चुअली लीवर का वेट कितना होता है, कितने ग्राम का लीवर होता है? सो इसका उत्तर होगा 1500 ग्राम का एक्चुअली लीवर होता है। सो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, जो कि सामान्य तौर पर कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करने का कार्य करती है, और आवश्यकता पड़ने पर, यह भी मैं क्लियर कर दूं आपको, आवश्यकता पड़ने पर जो ग्लाइकोजन है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक विशेष प्रकार के हार्मोन्स के प्रभाव में
जिसका नाम है ग्लूकेगॉन। रिपीट कर रहा हूं मैं, एक विशेष प्रकार के हार्मोन्स के प्रभाव में ग्लाइकोजन जो है वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और उस हार्मोन का नाम है ग्लूकेगॉन, जो कि विशेष तौर पर पैंक्रियास के माध्यम से रिलीज होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है सो आज की जो हमारी कक्षा थी इसमें हमने कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया था और सभी प्रकार के प्रश्नों को आज की जो हमारी क्लास थी इसमें अंतिम प्रश्न रहा है। अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अंतिम प्रश्न जो है वो ये कहता है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है, कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है, और मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है, ये अम्ल X क्या है। इसका उत्तर ये होगा कि पेट में भोजन को पचाने के लिए विशेष तौर पर एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। ये वो डायग्राम है जो वापस से मैं कहूंगा कि हमने पिछली कक्षाओं में कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। अगर हम इसको बनाकर समझने की कोशिश करें ये एक स्टमक का चित्र है। स्टमक ऊपर की ओर सभी को मालूम होना चाहिए ईसोफेगस के माध्यम से जुड़ा होता है, राइट। आमाशय के अंदर पेप्टिक ग्रंथियां पाई जाती हैं, पेप्टिक ग्लैंड पाई जाती हैं। पेप्टिक ग्रंथियों का काम होता है पेप्टिक जूस का सिक्रीशन करना, जिसे हम हिंदी में आमाशयिक रस भी कहते हैं। और आमाशयिक जो रस होता है उसमें 3 विशेष प्रकार के एंजाइम्स का सिक्रीशन किया जाता है, जिसमें हम पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं। तो 3 टर्मिनोलॉजी मैंने जो बोला है, लाइक पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। क्वेश्चन हमारे लिए क्या था, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है, डेफिनेटली एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। और मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है, उस अम्ल की हमने बात कर ली है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कार्यों की भी बातचीत की जाती है कि HCl क्या काम करता है। HCl विशेष तौर पर भोजन को सड़ने से बचाता है। भोज्य पदार्थों में यदि कोई सूक्ष्म जीव शरीर के अंदर एंटर किया है तो HCl के प्रभाव में उसकी डेथ हो जाती है। HCl विशेष तौर पर प्रोटीन के पाचन में पार्टिसिपेट करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। मैंने अभी बोला कि आमाशय में आमाशयिक रस का निष्कासन किया जाता है, बनाया जाता है। पेप्सिन, रेनिन की मैंने बातचीत की, लेकिन एक्चुअली आमाशय पेप्सिन के रूप में एंजाइम का सिक्रीशन नहीं करता, वो पेप्सिनोजेन के रूप में सिक्रीशन करता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव में पेप्सिन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो कि कहीं ना कहीं प्रोटीन के पाचन में पार्टिसिपेट करता है। आज की जो हमारी कक्षा थी इसमें हमने कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया था, उनके एक्सप्लेनेशन को हमने शामिल किया था। ये जो लेक्चर्स हो रहे हैं ये विशेष तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर आधारित हैं। इनको आपको गौर करना चाहिए और यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।